हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए हम पहुंच गए प्रश्नावली 12.2 की शुरुआत मैं कर रहा हूं। अभी तक आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सवाल देख रहे थे। अब आपके पास आएंगे सवाल आयतन से संबंधित। ठीक है, आयतन कोई भी वस्तु हवा में जितना स्थान घेरती है उसको हम आयतन कहते हैं। तो उसमें बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, इसके फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शुरू से जब मैंने इस प्रश्नावली में प्रवेश किया तो आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों में फिगर को समझना। प्रश्न क्रमांक 1 12.2 का प्रश्न क्रमांक 1 आप पढ़ेंगे तो लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये ठोस है, एक अर्धगोला है, इस पर एक शंकु बना हुआ है। ये इस प्रकार का एक ठोस बना हुआ जिसके नीचे का भाग अर्धगोलाकार और ऊपर उसी के उतनी ही त्रिज्या का शंकु रखा हुआ है उससे जुड़ा, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो शंकु की ऊंचाई है OA, ये OC त्रिज्या के बराबर है। OC भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है। ठीक है ना? तो शंकु की ऊंचाई हम h से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। प्रश्न ये कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। थोड़ा सा मैंने लिखा है समय के बचत के लिए। तो अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है। प्रश्न ये भी कहता है कि ये जो शंक्वाकार भाग है इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है क्योंकि त्रिज्या 1। ठीक, अब इस ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है और पाई के पद में आयतन ज्ञात करना है। तो लिखा है अतः प्रश्नानुसार ठोस का आयतन बराबर, अगर इसका हम आयतन निकालेंगे तो अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, दोनों आयतनों को जोड़ देंगे तो इस ठोस का आयतन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब, और आप जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से मैंने ये आपको समझाया है कि इन प्रश्नों को जब हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले सूत्र में ही कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे तो हमको सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो यहाँ आप देखें तो 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों में कॉमन है। 1/3 इसमें भी है, पाई r क्यूब्ड है तो पाई r स्क्वायर। 1/3 पाई r स्क्वायर अगर इससे हम बाहर ले आए तो यहाँ बचा 1/3 पाई r स्क्वायर। बाहर ले आए तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, सिर्फ बचा 2r। देख लीजिएगा, ये समझना पड़ेगा। 2r का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2/3 पाई r क्यूब्ड हो जाएगा। 1/3 पाई r स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पर बचा h, इसी में हम मान रख दें। ये समझ में आना चाहिए क्योंकि कॉमन लेना तो आप जानते हैं। इन दोनों में 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है, हमने बाहर। कॉमन का मतलब है इसका जब इसमें गुणा करे तो ऊपर वाली चीज आनी चाहिए, सीधा सा मतलब कॉमन जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ जिसको हिंदी में। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई के पद में इसको ज्ञात करना है। r 1 है तो 1 स्क्वायर इंटू 2 गुणे 1, क्यों r 1 है, h भी 1 है मेरे भाई। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1,
2 एकम 2 धन 1, तो ये हो गया 3। तो आपका कुल मिला के हो गया पाई बटे 3, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, गुणे 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ा तो 3 हो गया। ये समझते होंगे, 2 एकम 2 धन 1, तो 2 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 3 कट गया, आपका उत्तर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया क्या उत्तर। कहें तो इस ठोस का आयतन हो गया पाई के पद में पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं आयतन को किस में लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं, घन में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आयतन क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिनमें ऊंचाई होती है यानी कि हवा में जो स्थान घेरते हैं, उन आकृतियों के, उन ठोस के, उन वस्तुओं के आयतन होते हैं। तो आपका ये पहला प्रश्न बिल्कुल छोटा सा आप समझ गए होंगे। तो आपको आयतन के फार्मूले याद होने चाहिए मेरे भाई। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिखिएगा। तो पहले प्रश्न में पाई के पद में आयतन पाई ही आया। अब दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, पहले चित्र समझ लें। एकदम सिंपल लिखा है, 12.2 का प्रश्न जो लिखा है उसमें कहा गया है कि रचेल लिखा है आपके किताब में, नाम का एक लड़का है जो एक मॉडल बनाता है। तो जो मॉडल बनाता है मेरे भाई, वो मॉडल बीच में बेलनाकार है, दोनों ओर जो मॉडल है वो शंक्वाकार, ये देख लें। और दोनों ओर, दोनों सिरे जो शंक्वाकार हैं वो दोनों सिरे बराबर हैं। इस प्रकार का मॉडल बनाता है कौन, प्रश्न क्रमांक 2 में रसेल नाम का एक लड़का। कहा गया कि इस मॉडल की पूरी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। देखिएगा इस मॉडल की पूरी लंबाई। ठीक है, चित्र से ही बात समझ लें, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न पढ़िएगा कौन, प्रश्न क्रमांक 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इधर शंकु जुड़े हुए, ये शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, ये भी शंकु की ऊंचाई। ठीक, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास की बात करें तो ये ए से बी तक ये क्या है, ये व्यास है। तो ये इस बेलनाकार भाग का भी व्यास होगा और इस शंक्वाकार भाग का भी व्यास होगा। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, कुल लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। आगे देखें, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, देखें यहाँ O से C तक ये ऊंचाई आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें, ये ऐसे बना है, अगर ऐसे कर दें शंकु को तो ऊंचाई तो यही OC कहलाएगी। ये 2 सेंटीमीटर है। आपको बता दें 2 सेंटीमीटर इधर भी है ऊंचाई किसकी, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, इसमें लिखा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, चूंकि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी है, इसका मतलब हो गया कि दोनों सिरों में जो शंकु बने हैं वो बराबर नाप के हैं। ठीक है, तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस मॉडल के अंदर जो हवा है वो कुल मिला के इस मॉडल के आयतन के बराबर होगी। ठीक है, चित्र से आपको समझ में आता होगा, चूंकि इस मॉडल की पूरी लंबाई ये 12 है, तो 2 इधर घट गया, 2 इधर घट गया, कुल मिला के 12 में 2 2 4 घट गया। तो ये जो ऊंचाई, ये बेलन की चूंकि पड़ा हुआ है तो बेलन की ये ऊंचाई कहलाएगी। तो ये ऊंचाई आएगी 8। ठीक है, अब हम
प्रश्न क्रमांक 2 में दिया क्या है ये लिख लेते हैं ना। दिया है एक बेलनाकार मॉडल, बेलनाकार मॉडल जिसके दोनों सिरों में, जिसके दोनों सिरे शंकु के आकार के हैं या कि शंक्वाकार है, ऐसा भी लिख सकते हैं। जहां मॉडल की कुल लंबाई बराबर है 12 सेंटीमीटर, व्यास डी बराबर है कितना, इसका व्यास कितना दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास है इसका 3 सेंटीमीटर, इसलिए आर त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, कहें तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु की ऊंचाई, अब इसको h1 मान लो, चूंकि बेलन की भी ऊंचाई लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। बेलन की ऊंचाई या कि लंबाई कहें, वहां लंबाई ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। अगर बेलन ऐसा बन जाएगा तो लंबाई कहें ऊंचाई, तो यहाँ बेलन की ऊंचाई h2, बेलन की ऊंचाई h2 बराबर हो गया 12 ऋण 2 धन 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा 12 ऋण 2 धन 2, चूंकि कुल लंबाई है 12, 2 इधर कटा 2 इधर कटा, ये शंकु की ऊंचाई है, तब ये बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 12 में ये 2 2 4 गया, तो आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या हुई, बेलन की ऊंचाई h2 हमने माना। ठीक है। अतः प्रश्नानुसार मॉडल में इसमें लिखा अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट लिख सकते हैं, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर मॉडल का आयतन, ऐसा हम लिखेंगे। तो मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का जो आयतन है वो क्या होगा, मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेलनाकार भाग का आयतन धन शंक्वाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन धन 2 गुणे शंकु का आयतन। 2 गुणे शंकु का आयतन क्यों लिखा, 2 बराबर नाप के शंकु हैं, तो 2 गुणे शंकु का आयतन, ये समझते होंगे आप। 2 गुणे शंकु का आयतन का मतलब है कि दोनों सिरे पर शंकु हैं जो बराबर हाइट के हैं, तो ये शंकु का आयतन बराबर होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे एक का आयतन निकाल के, तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे, बेलन का आयतन आप जानते होता है पाई
आर स्क्वायर, हमने H2 माना है, पाई आर स्क्वायर H होता है बेलन का आयतन, और हमने बेलन की ऊंचाई H2 मानी है, इसलिए हमने H2 लिखा। धन शंकु का आयतन 1/3, 2/1/3, चूंकि यहाँ फार्मूले में हमने 2 लिखा, तो 2/1/3 पाई आर स्क्वायर H1। यहाँ फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे लिखे हैं, ये शंकु का आयतन है, दोनों शंकु समान नाप के हैं, इसलिए 2 गुणे लिख दिया। चाहे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 धन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 लिखेंगे, तो जैसे x धन x 2x होता है, उसी तरह से ये हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा है कि सरलता के लिए हम क्या करेंगे, दोनों से जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लें। तो आप देखें पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हमने पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा H2, और यहाँ क्या बचा पाई आर स्क्वायर भर गया, तो 2/3 H1 बचा भाई। ठीक है, H2 8 है, H2 बेलन की ऊंचाई है, H1 शंकु की ऊंचाई 2, ये 2 शंकु की ऊंचाई ये 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 1.5 सेंटीमीटर, बस मान रख दें। तो पाई है 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5 ब्रैकेट में H2 कितना है 8 है, 8 धन 2/3 गुणे 2, 2 क्या 2 ऊंचाई है शंकु की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं 22 गुणे 15 हम 225 2.25 22/7 गुणे ये 8 धन 2 दूनी 4/3 हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 त्रिक 24 4 28, अगर आपको समझ में आता हो भिन्न। ठीक है, 8 त्रिक 24 से 8/1 करके एलसीएम लेके सॉल्व करें, भिन्न हमने समझा होगा। 8 त्रिक 24 4 28/3 हो गया। ठीक है, तो आगे इसको हम यहाँ लगा देते हैं, प्लीज देखिएगा। तो ये हो गया कितना 22/7 गुणे 2.25 गुणे 28/3, ये 3, तो 7 चौक 28, ये कट गया, 3.3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी कि 2.25 को जब 3 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा भाई, ये इससे कट गया। ठीक है, तो बचा क्या 22 गुणे 0.75 गुणे 4, तो 22 चौक 88 गुणे 0.75, अब 8 45 8 सते 56 4 60, इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 66.00, तो कुल मिला के 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो गया उत्तर। अब भाई यहाँ पर गुणा करके दिखाएं तो इसका मतलब हो गया कि फिर 10वीं पढ़ना फिर नहीं पढ़े, मतलब कोशिश करें, मेरा मतलब ये था सीधा सा है कि जब हम उसका गुणा करें तो हमें 88 गुणे 0.75 करेंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका
ये भी प्रश्न हुआ, प्लीज इसको देखिएगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आयतन वाले और पृष्ठीय क्षेत्र वाले क्वेश्चन हैं। तो बच्चों मैंने कई बार बताया कि प्लीज इसको आप जब करेंगे तो क्या ध्यान देंगे, फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत चीज कॉमन होती है, उसको बाहर हम निकालें। जैसे एक बार पुनः मैं बताने का प्रयास करूंगा, इस ठोस का, इस मॉडल का जो आयतन है उसी आयतन के बराबर इसमें हवा अंतर्विष्ट है। तो मॉडल का आयतन क्या होगा, मॉडल का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन धन 2 गुणे शंकु का आयतन। फिर मैंने यहाँ फार्मूला लिखा और उससे हमने कॉमन लिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। चित्र समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हुआ 12.2 का, ठीक। अब इसको आप प्लीज लिखिएगा, समझिएगा। अब मैं मिटाऊंगा इसको, ओके। तो इस तरह से हुआ पूरा प्रश्न क्रमांक 2। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। थोड़ा सा प्रश्न क्रमांक 3, वो तो मैंने कई बार आपसे कहा कि एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं मेरे भाई। तो हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। अलग है, इनसे अलग है, लेकिन अगर आप फिगर समझ गए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 में एक रसगुल्ला बना है भाई, लंबा वाला रसगुल्ला, अगर आपने देखा हो कहीं, ठीक है। जिसके दोनों ओर क्या है भाई, जिसके दोनों ओर ये है अर्धगोलाकार, ऐसे ऐसे। ये रसगुल्ला है हमारे शंकरगढ़ में, फेमस है शंकरगढ़ का रसगुल्ला। ये गोलाकार लंबे लंबे रसगुल्ले मिलते हैं, ठीक है। अब आप देखें तो अर्धगोले का ये रेडियस है, ये उसका व्यास है। ये अर्धगोले का व्यास है और ये उसका रेडियस है, ठीक है। चित्र से समझ जाएं तो बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर एक तरफ हम लिख के समझ जाएं तो ए बी व्यास है और ओ पॉइंट ये है, तो ओ सी उसकी त्रिज्या, ठीक है। ये आप अगर प्रश्न क्रमांक 3 में देखें तो एक डिब्बा दिया हुआ है और उसमें भाई रसगुल्ले भरे हुए हैं, ठीक है। आकृत 12 हम प्रश्न क्रमांक 3 में पहुंच गए। 12.2 के प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 में पहुंच गए। लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। रसगुल्ले में चाशनी होती है, मुंह में पानी भी आता है। तो ये जो रसगुल्ले का जितना आयतन है उसमें 30% चाशनी है, चीनी वाली चाशनी है, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, इस रसगुल्ले की कुल लंबाई, ठीक है। चूंकि व्यास कितना है, इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ओ से सी तक त्रिज्या है, ए से बी तक व्यास है। तो व्यास 2.8 है तो 1.4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 1.4 इधर घटेगा, 1.4 इधर घटेगा, तब ये बेलन, अगर हमको डी डिनोट करें तो बी डी ये बेलन की क्या है, ये बी डी बेलन की ऊंचाई है। ओ सी अर्धगोले का क्या है, त्रिज्या है। तो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। तो दिया है प्रश्न क्रमांक 3 में, दिया है, हम जरूर लिखेंगे, हर प्रश्न में लिखना चाहिए। दिया है, क्या दिया है बंधु, एक
गुलाब जामुन, जो एक गुलाब जामुन एक नहीं कई हैं, तो गुलाब जामुन दिया है, गुलाब जामुन जो बेलन के आकार का है, जो बेलनाकार है, ऐसा लिख सकते हैं, जो बेलनाकार है तथा उसके दोनों सिरे, ये प्रश्न 3 है, उसके दोनों सिरे कैसे हैं, दोनों सिरे अर्धगोलाकार, ठीक है। गुलाब जामुन की कुल लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दी है भाई, 5 सेंटीमीटर है। व्यास डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई लिखें, लेकिन बेलन की ऊंचाई यहाँ लिखना है लंबाई ही, लेकिन आप समझ गए हैं। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर क्या है, 5 ऋण 1.4 इधर और 1.4 उस सिरे में, तो ये आपका h बराबर हो गया 5 ऋण 2.8, तो h बराबर आपका हो गया 2.2, 8 2 10, 2 2 4 1 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, 2.2 सेंटीमीटर। बेलनाकार आप समझ गए होंगे, ये बी डी बेलनाकार भाग की ऊंचाई है h है, 1.4 इधर, चूंकि त्रिज्या है उस अर्धगोले की, 1.4 इधर, दोनों मिलकर 2.8 हुए, तो जब घटे तो 2.2 ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन की अभी बात है भाई, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर या लिख के बिंदी लिख देते हैं, तो आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन धन 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। अब 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या लिखे, दोनों अर्धगोले बराबर हैं, 2 अर्धगोले मिलकर एक गोला बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h धन 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इन प्रकार के प्रश्नों में आपको चाहिए कि आप सूत्र में ही चीजें कॉमन ले लें, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ पाई r स्क्वायर आप अगर कॉमन लें, पाई r स्क्वायर, तो ब्रैकेट में यहाँ h होगा और यहाँ क्या होगा, 4/3
3 आर। क्योंकि ये पाई आर क्यूब्ड है, पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ आर बचा, ठीक है। बाकी ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 4/3 आर, ठीक। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे, अब आर कितना है, आर इसका है 1.4, तो 1.4 लिखें, या कि आप 7/2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7/5 भी लिख सकते हैं, या तो 1.4 गुणे 1.4 ब्रैकेट में h क्या है 2.2, तो 2.2 धन 4/3 गुणे 1.4, क्यों 1.4, आर का मान है। तो एक स्टेप और यहाँ पर कर लें, तो आपका हो गया 7 दूनी 14, यहाँ 0.2 होगा, चूंकि 1.4 को 7 से काटेंगे ना, फिर 22 का 0.2 में गुणा करेंगे, तो 22 दूनी 44, 4.4 गुणे 1.4 ब्रैकेट में 2.2 धन 14 चौको 56, 5.6/3, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दोगे ये 2.2 धन 4.6/3 है, क्योंकि 1.4 का 4 में गुणा करें, 14 चौको 56, 5.6। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि 3 का इसमें गुणा होगा, तो इधर देख लें, इधर 14 चौको 56, 14 चौको 56, 4 60 61 है ना, तो ये हो गया 1.4 का 4.4 में हम गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 6.16, ठीक है, 6.16, ये 4.4 का 1.4 में गुणा करेंगे, और ब्रैकेट में ये 22×66, तो 6.6 धन 5.6/3, तो ये हो गया 6.16 गुणे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1, 6 5 11 1 12/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, ये 2.2 था, धन 5.6/3 था, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 6.6 धन 5.6/3 था। अगर आप भिन्न जानते हैं तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े, तो ये 12.2/3 हो गया सेंटीमीटर। अभी एक गुलाब जामुन का हम क्या ज्ञात कर पाए हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन, चूंकि 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, और जितना 45 गुलाब जामुन का आयतन है उसमें 30% क्या है, उसमें 30% चाशनी है चीनी की। तो इतना पहले आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 6.16 गुणे 12.2 टोटल के अपान 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गुलाब जामुन का आयतन हुआ। अब प्रश्न पूछता है कि 45 गुलाब जामुनों में कुल चीनी की चाशनी की मात्रा कितनी है, आयतन कितना है। अब इसको मिटा दूं तब ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हम पहुंच गए कहां, एक गुलाब जामुन के आयतन को हमने निकाल लिया, तो यहां लिखेंगे चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन है बराबर कितना है, इधर लिखे देता हूं,
आप देख 6.16 गुणे 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो गया, इसमें 45 का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे भाई सीधी सी बात है कि एक टॉफी अगर 20 रुपए में मिलती है तो 2 टॉफी, 2 का 20 में गुणा तो 3 टॉफी, 3 का 20 में गुणा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना। ठीक है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन के आयतन में 45 का गुणा, तो 45 गुणे 6.16 गुणे 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, सर आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका गुणा कर दीजिए, 3 से डिवाइड करिए, इसके बाद फिर लगाइए। नहीं, आप प्रश्न ये आता है तो डिवाइड नहीं करिएगा, ऐसे आगे ले जाइएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, लास्ट में आपको समय बचेगा, लास्ट में सीधे आपको भाग देना है। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार चूंकि एक गुलाब जामुन के आयतन में उसके आयतन का 30% चाशनी है, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा बराबर कितनी चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो गया, 30% है, तो ये हो गया 45 गुणे 6.16 गुणे 12.2/3 गुणे 30% माने 30/100। 30/100 जितना ये आयतन है इसका 30% चाशनी है, तो 30% इसका का मतलब गुणा, तो 30% का इसमें गुणा कर दिया, तो सीधी सी बात है, इस 0 से ये कट गया, 3 से ये कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10 कट गया, 5 नमा 45 कट गया। ठीक, ये 2 छक्का 12 कट गया, 2 एकम 2 कट गया। अब आपके पास बचा 9 गुणे 6.16 गुणे 6.1, इसी का आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसी का आप गुणा कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इस गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में कुल चीनी की चाशनी की मात्रा कितनी है, तो गुणा करने में आप कर लीजिएगा 338.1, मैंने गुणा किया था 184 सेंटीमीटर क्यूब, या कि इसको आप सिर्फ 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये आपका हो गया बाबू उत्तर, दैट्स ऑल। ठीक है, कितना आया उत्तर, अगर नीचे ना दिखाई देता होगा तो आप देख लीजिएगा, इसको आप गुणा करेंगे तो आप इधर देख लीजिएगा, अगर नीचे का ना दिखाई देता होगा इसलिए मैंने वहां लिखा है, तो ये आएगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये चाशनी की मात्रा आ गई।
ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा प्लीज। नहीं समझ में आ रहा है, जहां नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी टॉपिक, किसी प्रश्नावली या कहें कि आपको चैप्टर का देखना है क्वेश्चन, तो जितने वीडियो मैं आपको भेजता हूं वो गणित कक्षा 10वीं मैथ्स क्लास 10th, और फिर मैं प्रश्नावली 12.1 भाग 1, 12.2 भाग 2, जितने में वो प्रश्नावली पूरी हो जाती है तो आप उस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। ये आपका जो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र वाला चल रहा है, ये 12.2 2 दिन के अंदर मैं पूरा कर दूंगा। इसके बाद स्टैटिक्स, फिर सीधा प्रोबेबिलिटी आपका खत्म। निश्चित रूप से आप कहते होंगे सर परीक्षा आने वाली है, मुझे भी पता है, लेकिन 3-3 प्रश्न आप रोज करते जाए, पीछे का आप रिवाइज करते जाए, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा मैंने लेट बनाना शुरू किया था, बीच बीच में कुछ व्यवधान आ जाते हैं तो पीछे उधर। सो बच्चों प्लीज, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आती है, आप अपने मित्रों को बताइएगा, उनको वीडियो शेयर करिएगा। मैं सरल हिंदी भाषा में मैथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।